न- नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर बंगाल चुनाव पर एक बार फिर आपसे चर्चा करने के लिए आपके साथ। आज बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। ये एक दिन पहले समाप्त करना पड़ा क्योंकि शीतलकुची की घटना के बाद चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश देते हुए चुनाव प्रचार का एक दिन घटा दिया था। लिहाजा आज 14 तारीख की शाम 6 बजे प्रचार बंद हो गया। हालांकि इस प्रचार को 15 तारीख की शाम 6 बजे बंद होना था क्योंकि वोटिंग 17 को है। ये 5वें फेज की वोटिंग है और इसमें 45 सीटों पर इस बात का फैसला होगा कि कौन पार्टी आम जनता के विश्वास को हासिल करती है। ये सीटें काफ़ी अहम हैं। इन सीटों के समीकरण पर भी हम बात करेंगे, आज डाटा पर भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज कई और भी घटनाएं हुई जिन पर हम लोगों को विस्तार से बातचीत करने की ज़रूरत है। एक, इस चुनाव में आखिरकार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की एंट्री हो गई। वो बंगाल चुनाव में आखिर पहुंच ही गए। उनकी पार्टी को उनके आने का बहुत इंतज़ार था, लेकिन उनकी रैली किस तरह की रही, जिस रैली में मैं भी मौजूद था, उसका क्या सूरत हाल रहा और उसके क्या मतलब है, इस पर भी बातचीत। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 72 घंटे के उस बैन के बाद, जो कि शीतलकुची की घटना के बाद इस कूच विहार की तमाम विधानसभाओं में नेताओं के प्रवेश पर चुनाव आयोग ने लगाया था। उस समय ममता बनर्जी ने कहा था उन लोगों को जो पुलिस सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट रहे थे, और ये ऐसा आरोप है और पुलिस ने अपनी जांच में, और इस आरोप को इसी के पास जो रिपोर्ट है उसमें भी इसी की पुष्टि की गई है कि उन्होंने मतदान केंद्र पर बूथ पर हमला भी किया, उन लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी छीनने की कोशिश की, उन्होंने बूथ के दरवाजे तोड़े और उस पर जो अंदर कर्मचारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उस पर भी हमला किया। लिहाजा सुरक्षा कर्मियों को साफ तौर पर निर्देश होते हैं, उसमें कोई बट नहीं होता कि उनको ईवीएम की रक्षा करनी है, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रक्षा करनी है और बूथ की रक्षा करनी है। उसके लिए उनको गोली चलाने में कोई परहेज नहीं है, वो पर हवाई फायरिंग। और अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 3 4 या 10 15 20 की भीड़ होती है और सामने जो सुरक्षा बल है उसकी संख्या के अनुपात को देखा जाता है कि क्या वो उसको लाठी से या उससे डंडे से भगा सकते हैं, क्या भीड़ को किस तरह भगा सकते हैं, और कितनी संख्या की भीड़ अगर उसको डंडे से भगाना चाहते हैं तो उनको किस तरह से मॉब लिंच भी कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए उस पर काफ़ी कुछ कहा जा चुका और ममता बनर्जी ने उनको साफ तौर पर शहीद करार दिया था। उसमें एक बीजेपी के युवा कार्यकर्ता की सुबह बूथ पर एक पर हत्या हुई थी। उनके परिवारजनों ने उसी दिन से आरोप लगाना शुरू किया था कि किस तरह से ये आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उसकी हत्या की। आनंद बर्मन, जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में वोट करने जा रहा था, 18 साल का ये युवा अपने परिवार के लिए बहुत उसी तरह से कीमती था जैसे बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिस तरह से कोई भी परिवार का युवा उसके लिए होता है। लेकिन राजनीतिक हिंसा की चपेट में आए इस युवा के लिए ममता बनर्जी के पास पहले कुछ दिन तक याद नहीं रही, उनको शब्द नहीं थे उनके पास इसके लिए। हालांकि उन 4 युवाओं के लिए, चूँकि जो 4 मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और जिस समय ममता बनर्जी की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही हो इस समुदाय के, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने काफ़ी जोर शोर से उनको शहीद करार दिया, जबकि ये साफ हो चुका था कि किस तरह से उन्होंने स्नैच करने की कोशिश की थी और वो किस तरह से उस सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में बाद में स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को अपने बचाव में चली हुई गोलियों की वजह से उनको मरना पड़ा, उनकी मौत हुई। साफ तौर पर अगर ये कहें, किसी के प्रति भी ये लाग लपेट नहीं रखना है तो उस पूरे मसले में इसीलिए ये गोलियां चली। ममता बनर्जी को आज वो पहुंची क्योंकि उनको कल 24 घंटे का बैन चुनाव आयोग की तरफ से और लगाया गया था, जिसमें कि उन्होंने जिस तरह की भाषण दिए थे जो कि चुनावी प्रक्रिया का या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर को तौर पर वायलेशन है। उस वायलेशन के बाद आज वो जब यहाँ पहुँची तो सुबह उनका इंतज़ार था उस मैदान माता भंगा का, वो जो हॉस्पिटल के बराबर का मैदान था, उसमें सुबह से टेंट लगाया गया था। उस पर लिखा गया था, एक अंदर बोर्ड लगाया हुआ था कि शहीद स्मरण। आज वहाँ शहीद स्मरण, पंच शहीद स्मरण, जो मैं बांग्ला में समझ पाया लोगों के साथ बातचीत करके। उसके बाद उसमें 4 उन नवयुवकों के नाम जो कि उस मुस्लिम समुदाय से थे जिनके साथ सुरक्षा बलों की झड़प हुई थी और जिनको सुरक्षा बलों ने अपनी आत्मरक्षा के दौरान उनको मार गिराया था। इस पूरे मसले पर 5वां नाम आनंद बर्मन भी आज उस समय लिखा हुआ नाम था जो उन्होंने पंच शहीद स्मरण का
जिक्र किया था। और जब सुबह से हमारी दिलचस्पी तमाम जो पत्रकार वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि जिस तरह से आनंद बर्मन के परिवार ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के लोगों ने, टीएमसी से रिश्ता रखने वाले गुंडों ने उनके बेटे की हत्या की है, तो क्या वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे? और उस मुख्यमंत्री से भी उस समय, जबकि मुख्यमंत्री ने पहले 2-3 दिन तक उसकी मौत का भी जिक्र ना किया हो। बीजेपी के नेताओं ने इस पर कई बड़े हमले बोले थे और उन्होंने साफ कहा था कि उनका नाम लेने से वो इसलिए बच रही हैं क्योंकि वो उनका वोट नहीं है। राजवंशी समुदाय के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ की बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभाव है, और राजवंशी समुदाय लेफ्ट से, टीएमसी से होता हुआ अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। इस पूरे हिस्से में दलित समुदाय का लगभग 23 के करीब का, ये 23% का हिस्सा है, और बहुत सारी सीटों पर ये निर्णायक है। कूच बिहार की काफ़ी सीटें इसके प्रभाव से ही चलती हैं। तो ये एक कारण था जो सुबह समझ में आया कि वो जो लिखा गया था, उस पर जो बनाया गया था एक बैनर पर जिस शहीदों के नाम लिखे हुए थे, ममता बनर्जी के मुताबिक, उनकी पार्टी के मुताबिक जो शहीद हुए, हालांकि ये साफ तौर पर है कानूनी निगाह में वो 4 लोग शहीद नहीं कहे जा सकते और दूसरे की भी हिंसा में हत्या हुई, लेकिन ममता बनर्जी और राजनीति जो कराइए तो वो कम है। उस समय वहाँ जब पहुँचे तो 5वें शहीद का नाम उसका राजवंशी होना भी दिख रहा था, क्योंकि ये ज़रूरी था कि उस समय तक क्या उनके कोई परिवार से वहाँ आएगा या नहीं मुख्यमंत्री से मिलने। और शुरू में जब हम लोग पहुँचे थे काफ़ी देर पहले, ममता बनर्जी अपने तयशुदा प्रोग्राम से काफ़ी देर बाद तक आई। हालांकि मैदान में कोई सभा उनको नहीं करनी थी, लेकिन भीड़ को देखना था, क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं शीतलकुची की घटना के बाद। और इस समय राजनीति में शीतलकुची की घटना एक बड़े बैरोमीटर के तौर पर है कि किस तरह से पर राजनीति जा रही है। उस पर लगातार बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों ही अपना अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश, जो राजनीतिक इस समय राजनीतिक लड़ाई में होता है उस पर कोशिशें जारी थी। और बीजेपी हमलावर होने के लिए इसलिए भी मौका नहीं छोड़ रही थी क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद उनको ये मौका दिया था कि उस युवा का उन्होंने नाम नहीं लिया जो उसी दिन हिंसा में मारा गया, और उन लोगों को उन्होंने ज़्यादा एजेंडे पर रखा और उनका नाम लेकर बार बार उनको शहीद कहा, जिनकी मृत्यु सुरक्षा बलों के साथ झड़प में हुई थी। लेकिन आज जब बोर्ड पर लिखा हुआ नाम देखा तो लगा कि शायद इसमें कुछ और कहानी बढ़ेगी। जब ममता बनर्जी आई, हेलीकॉप्टर से उतरी, तो उन्होंने सीधा मंच पर जाने की बजाय वो सीधा उन परिवारों की जगह आई जहां पर वो बैठे हुए थे। तमाम लोगों से साथ उन्होंने बातचीत की और वहीं तभी पता चला कि आनंद बर्मन के नाना यहाँ आए हुए हैं। उनसे बातचीत की, ममता बनर्जी ने उनका हाथ पकड़ उनको यकीन दिलाया कि हाँ, जो लोग होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ देर तक उनका हाथ पकड़े रखा और वो अपने कुछ बातचीत करते रहे। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन तमाम लोगों को, जो 4 लोगों के परिवार वाले थे, उनके साथ बातचीत की और कहा कि हम लोग एक शहीद बेदी बनाएंगे। वो मंच पर पहुंची उनसे मिलने के बाद 10-5 मिनट, और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से इनको बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो मंच पर पहुँच गई और मंच पर उन्होंने आज जैसी उम्मीद थी उस तरह का भाषण यहाँ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इस तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगी और वहाँ सिर्फ उनके 6 प्रोग्राम और हैं, लिहाजा उनको जल्दी जाना है। यहाँ उनका चुनाव आयोग ने समय ख़राब किया, यहाँ आने का समय चुनाव आयोग ने ख़राब किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनको कोई नोटिस भी मिल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो बैन था उसका भी जिक्र किया उन्होंने, और इन 3 दिनों का भी जिक्र किया। और इसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर वापस अपनी वही जो उनकी आदत है उसके साथ आरोप लगाए, जिस तरह से वो आगे बढ़कर आरोप लगाती रही हैं तमाम संस्थाओं पर। इसके बाद उन्होंने कहा कि बुलेट का जवाब वो बैलेट से देंगे। यानी साफ तौर पर एक अलग जो आरोप लगातार लग रहा है कि किस तरह उकसाया गया, किस तरह ये भीड़ इस तंत्र में, सिस्टम में एक्टिव हुई कि वो सुरक्षा बलों पर जाकर सीधे भिड़ गई, उन सब के बयानों को, और उसी बयान के आधार पर उन पर बैन भी लग रहा था। तो लगता है कि उस चीज़ को यहाँ वो ठीक करती दिख रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो दूसरी सभा में गई थी तो फिर ये साफ हो गया था कि उनका एक पूरा मिशन अलग है और वो इस समय के चुनाव में किस तरह की रणनीति को लेकर चल रही है, ये साफ है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ममता बनर्जी वहाँ से मिलती हैं और उससे मिलने के बाद निकल जाती हैं, तो आनंद बर्मन के परिवार ने कहा कि किस तरह से उसके माता पिता ने और उसके दादा ने बताया कि किस तरह से उसके दादा ने कहा कि नाना को ज़बरदस्ती ले गए, वो अपनी मर्जी से नहीं गए, और उनको कुछ लालच या उस तरह की चीज़ों का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन ये अलग बात थी, जब ममता बनर्जी मंच पर थी तो उन्होंने कहा वो राजवंशी समुदाय का दलित, यानी उन्होंने राजवंशी समुदाय फिर यहाँ याद किया। आनंद बर्मन उनके लिए अकेला नहीं रहा। मैंने बताया कि आनंद बर्मन
जब वो नाम उनका लिखा हुआ था तो उसका कोई चीज़ राजनीतिक तौर पर उसका कोई निशान होना चाहिए था, ये साफ दिख रहा था। क्योंकि यहाँ इस समय किसी भी तरह बीजेपी से जूझती हुई ममता बनर्जी जीत के लिए किसी भी एक मंत्र को इस्तेमाल कर सकती हैं। वो सहानुभूति से लेकर बांग्ला प्राइड या किसी के नाम पर भी उनको कोई समर्थन मिले उसका वो इस्तेमाल करें, इस तरह की वो कोशिशों में जुटी हुई हैं। क्योंकि कल जिस तरह हमारी बातचीत हुई थी कि ममता बनर्जी का वो धरना या कोई इस तरह का बैन के बाद उनके लिए कोई सहानुभूति की लहर उठती हुई हम लोगों को नहीं दिख रही है। वो साफ तौर पर जब हमने कल आपसे बातचीत की तो उसमें मेरा इशारा भी था, मेरा उन बातों का आधार भी था कि क्यों आखिर उनको ये लहर क्यों नहीं मिलेगी, जिस लहर के सहारे वो पार कर इस चुनावी नैया को चुनावी जो भंवर है इससे पार करना चाहती हैं, तो उनको क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वोटर से इतना डिवाइड हो चुका। खैर, आज ममता बनर्जी ने उसके बाद कई सारी सभाएं की और उसी तरह से उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे उनके पीछे केंद्र है। और अब एक और बड़ी चीज़ जो चलने लगी है और जिसके मीम्स आजकल बना रहे हैं कि उसमें दो पैसेंजर इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को उसमें पैसेंजर के तौर पर बताया गया है कि वो पैसेंजर हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। पहले वो बिहार गए थे, फिर बिहार में उसके बाद चुनाव के बाद वो नहीं दिखाई दिए। आज कोरोना के चलते बिहार में परेशानियां हैं तो वो वहाँ नहीं दिखाई दे रहे। अभी यहाँ आपके यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, उनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं होगा। अब ये एक नई कहानी जो कि आप देख चुके हैं या हम तमाम लोगों ने देखा जो यहाँ चुनाव कवर कर रहे हैं। बहिरागत, बांग्ला प्राइड और तमाम मुद्दों को बीजेपी निष्प्रभावी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम और उनका महिलाओं और पुरुषों के साथ जो कनेक्ट है, उस भीड़, हर रैली दर रैली भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक नया रणनीतिक बदलाव होगा। इसके पीछे प्रशांत किशोर है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर उस दिन के बाद वो अपने बचाव के लिए कई सारी चीज़ें मीडिया के सहारे या मीडिया के साथ मिलकर अपने आप को बचाव की मुद्रा में दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री को कहा था और आप उन सबको देखिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिस तरह की रणनीतिक बढ़त लेने की उन्होंने कोशिश की थी वो उल्टा पड़ गया। अब कई सारे दांव कई टीएमसी के उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। चूँकि 2 मई जब होगा उस समय फैसला ज़रूर आएगा। ये बहुत सारे लोग में जब इस पर हम लोग बातचीत करते हैं, मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ तमाम दोस्तों के, तो उनमें से कई ये कहते हैं कि आप बात गोलमेल कर रहे हैं या आप सीधा नहीं बता रहे। मैं फिर बार बार ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ। मेरी नज़रियों से जो दिख रहा है, जिसको मुझे कहना चाहिए एक शालीनता के दायरे में, मैं वो उस तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फील्ड से आई हुई चीज़ें जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सच रख सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से ये ममता बनर्जी का ये दांव भी विफल होता दिख रहा है। एक और बात जो हमको लग रही है कि अभी तक का जो इस पूरे मसले में क्यों ममता बनर्जी इस तरह से बातचीत करते हुए दिख रही हैं और उनकी असहायता से, उनकी इस तरह से वो जो गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो न टूटने वाला अपना स्वभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। कल जब हम नागराकोटा में मैं घूम रहा था तो एक छोटा बच्चा जब झंडा लेकर बाद में बीजेपी की रैली में, गृह मंत्री अमित शाह की रैली से निकला, तो मजाक में मैंने कहा, 11 साल का बच्चा था, कि किसको कौन जीतेगा यहाँ, तो उसने कहा कि बीजेपी, चूँकि उसके हाथ में झंडा था तो इसलिए, और वो वहाँ आया था तो उसको इसके अलावा कोई और कारण भी हमको नहीं दिखता कि और कोई कारण रहा हो, तो उसने कहा कि बीजेपी जीतेगी। तो हमने कहा कि चलो, बाहर दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुमको पकड़ेंगी। ये बात बहुत लाइटर नोट में थी, लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये इस पूरे चुनाव में एक बड़ा कारण ये भी है। मतलब हम लोगों को वो साइकी देखनी पड़ रही है कि आखिर क्यों वोटर्स इस तरह से बीजेपी का सड़क पर निकलकर एक पूरी ताकत के साथ खड़ा हो रहा है, या ममता बनर्जी को ये कोशिश करनी पड़ रही है कि वो लोगों से सहानुभूति ले सके। तो उसका कारण उस बच्चे का ये जवाब हो सकता है कि आप देखते रहिए, ममता बनर्जी दीदी नहीं, उन्होंने कहा दीदी नहीं, दीदी को अमित शाह पकड़ेंगे। यानी एक मैसेज जो ये देने में बीजेपी कामयाब रही है, और ये कोशिश भी की गई, क्योंकि अभी तक अगर बंगाल के लोगों से आप मिलते हैं, ख़ासतौर से बंगाल का बहुत ज़्यादा आबादी गांव में है, और गांव में भी उन गांव में जिनका बहुत सारा अभी कम्युनिकेशन सिर्फ इसी राज्य के अंदर तक है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं, उनकी मोबिलिटी, उनकी पॉलिटिकल कनेक्टिवनेस, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखती है। लेकिन इस राज्य की दिक्कत यह है कि 77 से लेकर अब तक, मतलब आप उसको 34 साल के वाम और 10 ये 44 साल, यानी आज़ादी के 70-75 सालों में से 44 साल तक
आप एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में रहे हैं जिसका देश के बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा, या उनकी राजनीति का केंद्र देश से ज़्यादा एक राज्य से बाहर नहीं रहा। लिहाजा जैसी उस जनता की मानसिक राजनीतिक जो उसका विचारधारा परिपक्व होती है, वो उसी तरह यहाँ रही, एक एलिनेशन की फीलिंग के साथ वो खड़ी होती रही। तो ऐसे में जब उनको ये लगता था कि ममता बनर्जी सबसे ताकतवर राजनेता हैं, इस राज्य में उनके सामने कोई ताकतवर राजनेता टिकने वाला नहीं है, ऐसे में बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी सभाओं में आए, उन्होंने जिस तरह से सीधा हमला बोला, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने बोला, इससे पहले बीजेपी का 2019 का जो एकदम चमत्कारिक जो उनकी सफलता थी, उसने यहाँ के लोगों को, जो बाकी लोग थे जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, मैं पहले भी बता चुका कि 2019 की जीत को लेकर जितना ज़्यादा ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो एक तुक्का थी, तो वो उससे ज़्यादा बड़ी जीत इसलिए अब हो सकती है, जिस तरह की लहर, अगर हम इसको लहर मानते हैं या इसको आगे की तरफ बढ़ते हुए, जो मेरी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती दिख रही है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि 2019 में जो तमाम वोटर थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे, उनको ये मालूम नहीं था उनको राज्य में कितनी सीट मिल रही है, और ना ही उनके नेताओं को मालूम था, क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका इस तरह का कोई कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं था उस समय, डर के साए में। क्योंकि 2018 के पंचायत चुनाव की हिंसा, जिसने इसमें भी बड़ा रोल निभाया, यानी जो इस समय जनता आपको रिएक्शंस में दिख रही है, उसमें ध्रुवीकरण के अलावा 2018 की ममता दीदी और उनके लोगों की जो हिंसा पंचायत चुनाव में हुई थी, जिस तरह की अबाध हिंसा हुई थी, वो एक बड़ा कारण है। तो वो कारण ये था कि उसके बाद उनका गुस्सा आया, और 2019 में उन्होंने चुपचाप, यानी जो बराबर की सीटें, अगर मैं बंगाल की बात करता हूँ, नॉर्थ बंगाल की, तो इस हिस्से में भी उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं था, वो ये अंदाज नहीं लगा पा रहे थे कि क्या बीजेपी की इतनी राजनीतिक शक्ति यहाँ हो चुकी है कि वो जीत कर इतनी बड़ी जीत ले सकती है, जिस जीत के लिए अब यहाँ अरसे से सत्ता में रही 34 साल तक वहाँ मोर्चा तरस रहा है, या फिर कांग्रेस जिसकी तलाश कर रही है, जिसके कि एबी गनी खां चौधरी, प्रणब मुखर्जी और तमाम बड़े नेता आप नाम लेते हैं तो उनके प्रियरंजन दाव मुंशी अब नहीं रहे, मतलब राजनीति में बहुत अरसे से उनका उस तरह का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन तमाम लोग, उन लोगों के, बड़े लोगों के होते हुए भी जिस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, और यहाँ वाम मोर्चा अपने तमाम बड़े चेहरों के अलावा तब भी ममता दीदी के सामने खड़ा नहीं होते हुए दिख रहा था। ऐसे में बीजेपी, जो कि जिसके चेहरों को भी आप नहीं जानते थे, यहाँ तक कि वोटर भी नहीं जानता था, मुझे लगता है कि उस समय जो कई चेहरे जीत के आए हैं, उन चेहरों का उस क्षेत्र में इतना असर नहीं होगा जितना फूल से, क्योंकि बीजेपी उस वक्त तक ये मैसेज देने में कामयाब हो गई थी 2018 के बाद में, क्योंकि 2018 में उसके कार्यकर्ता और उसके पंचों और सरपंचों के लिए जो नाम भरने की कोशिश की गई थी, जो हिंसा हुई थी, वो अलग बात होती है, लेकिन उस हिंसा के लिए आप इतने ताकतवर, इतने मजबूत हो जाए कि आप वहां बूथ तक पहुंच रहे हैं, आप नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये आम जनता को दिखता है। वो एक बड़ा चेंज उस समय हुआ, जिसकी परिणति हमने 2019 में देखी। लेकिन 2019 के कम्युनिकेशंस का जो सेग्रीगेट तरीके से, मतलब अलग अलग आइसोलेटेड पैकेज में जो बीजेपी की आंधी के तौर पर दिखा, वो बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार चूंकि इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि वेल कनेक्टेड, यानी एक दूसरे के साथ पूरी तरह कनेक्ट हैं, उनके वोटर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैं इसको किसी पार्टी के नज़रिए से नहीं, मैं इसको एक पत्रकार के नज़रिए से देख रहा हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो हम लोग इस समय बीजेपी की जीत का एक कारण समझ रहे हैं। बहुत सारे जितने मेरे दोस्त इस पर साथ में जुड़े हुए हैं जो इसको देखते हैं, वो भी बहुत सारे सवाल बीजेपी की जीत के लिए लिखते हैं। लेकिन बीजेपी की जीत के लिए 2 मई अगर बीजेपी जीतती है, और 2 मई को जो फैसला उनके हक में आता है, जिसके कि अभी दिखती हुई, मतलब करीब काफ़ी पहुंचते हुए दिख रही है, क्योंकि 5वां फेज़ है, इसके बाद हम लोग कल 17 के बाद फिर बात करेंगे, तो शायद मैं उस पर और ज़्यादा क्लियर तस्वीर करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग लिखते हैं कि मैं सीधे नहीं बोलता हूं और इस तरह नहीं बात कर रहा हूं, तो मैं एक पत्रकार हूं, नजूमी नहीं हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं मेरे नज़रिए से आपसे बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको वो चीज़ दिखा सकूं जो फील्ड में मुझे दिख रही है। तो इस कम्युनिकेशन ने, इस बेहतर कम्युनिकेशन ने उनको और ताकत दी है, जिसको ममता बनर्जी शायद कोई गिन नहीं रही थी, क्योंकि उनको अभी तक ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये उनके इस
टेरर से उनके जो गुंडे, मैं इसलिए कहूँगा कि जो किसी भी आदमी के राजनीतिक विचारों को दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हो या डर का सहारा ले रहे हो, उनको गुंडों के अलावा और कोई शब्द हम लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी सभ्य समाज में हो। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये परेशानी लगातार हुई और वो समुदाय इसलिए खड़ा हुआ, बीजेपी को इसलिए ताकत मिली, बीजेपी के लोग इसलिए ताकतवर खड़े दिखे क्योंकि उन लोगों ने 2019 में अपनी ताकत उनके खिलाफ खड़े होने में दिखाई। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या तमाम केंद्र की ताकत ये उनके लोगों को चौंका रही है। बंगाल के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सभा में दीदी और दीदी कहते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जनता, खासतौर से महिलाएं बंधी हुई मुट्ठी के साथ वो खुशी क्यों जाहिर करती हैं और वो इंतज़ार करती हैं क्यों कहें। तो लगता है कि 2018 की हिंसा ने जिस तरह का प्रभाव उनके मन पर छोड़ा था और कोशिश ये थी टीएमसी के उन जो वोटों के माफिया हैं कि वो एक डर पैदा कर दें, जिस तरह का कंटिन्यू यहाँ कल्चर रहा है। लेकिन उन महिलाओं ने देखा कि ये उनसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये कोई नई बात आपको नहीं लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह कैसे संभव है, लेकिन आपको अगर बंगाल आप आकर देखेंगे तब ये बात समझ पाएंगे कि लोगों को, वोटर्स को ये यकीन दिलाना कितना ज़रूरी था बीजेपी के लिए कि वो इतनी शक्ति रखती है या इस देश में केंद्र के पास इतनी शक्ति है कि वो ममता बनर्जी की इस अबाध ताकत, जिसका वो बार बार मंच से जिक्र करने की कोशिश करती हैं कि मैं चुनाव आयोग से नहीं डरती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ और वो गुजराती ये नहीं कर पाएंगे और वो तमाम चीज़ें, इस तरह की बातें राजनीतिक जार्गन में। लेकिन जो केंद्र के साथ अपने रिश्तों को तोड़ने की हद तक जाकर बातें करती हैं, उससे उनको, उनके जो यहाँ का वोटर है, जो यहाँ का रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि ईडी यहाँ छापे मारकर उनको भी अरेस्ट कर सकती है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। रोज वैली, नारदा, शारदा, इस तरह के बहुत करप्शन के केसेस, क्या कोई कटमनी के लिए जेल जा सकता है, क्या किसी को जेल भेजा जा सकता है, इस तरह के सवालों ने यहाँ के लोगों को ताकत दी। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर आदिवासी और जो दलित समुदाय है वो सबसे ज़्यादा ताकत के साथ आपको बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह की स्कीम्स चलाई हैं और अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह जिक्र भी किया है, तो वो कोई बहुत कारण ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ फायदे के लिए बीजेपी के साथ जुड़ रहे थे। वो एक डर को, उसका डर को काटने के लिए भी है। खासतौर से वो महिलाएं जब वो हाथ उठाती हैं तो वो इसी बात का मुझे लगता है कि एहसास करती है कि हाँ और भी ताकत है। यानी उनके पास इस बात के लिए उनको खुशी मिलती है कि एक ताकत उनको सीधे चैलेंज कर रही है राज्य की मुख्यमंत्री को और वो कुछ नहीं कह पा रही हैं। इससे पहले आप यहाँ का अगर राजनीतिक माहौल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी विरोध का क्या अर्थ यहाँ हुआ करता था। जिस तरह से वाम मोर्चे के शासन में जबान बंद कर दी जाती थी, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा और तरीका और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता चला गया, वो ममता बनर्जी के शासनकाल में हम लोगों ने देखा। तो मुझे लगता है कि ये कई सारे कारण हैं जिनको ममता बनर्जी को यहाँ अब इस समय देखना पड़ रहा है। अब वो राजवंशी समुदाय की बात कर रही हैं, जिस राजवंशी समुदाय के सामने उनको लगता था कि मुस्लिम वोटर्स उनके लिए बहुत कीमती हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ें उनकी रणनीतिक उसमें दिखती हैं ध्रुवीकरण के बीच में, तो लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा अपने लिए उनको कीमती मान रही हैं और इसीलिए वो उन पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। लेकिन अब वो राजवंशी समुदाय की बात करती हैं, वो ये भी कह रही हैं मंच से कि मुस्लिम और राजवंशी भाई भाई हैं और वो सब एक हैं। इस तरह की बातें करते हुए वो राजवंशी समुदाय को सैचुरेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो उनसे फिर वो गलती हुई। जो मैं एक बार कह रहा हूँ कि जब हम लोग ऐसे मुकाबले में होते हैं जब आपके उसकी और उसमें वही जीतता है जो अपने नर्व को शांत रख पाता है। दीदी कहती ज़रूर है, आपने देखा होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। आज भी उन्होंने जब वो वहाँ थी तो बोला कूल कूल, और उन्होंने ये भी कहा कि हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, हम बुलेट का जवाब शांति से देंगे। ये कई चीज़ें हैं जो वो कोशिश करती हैं उसको करने की, लेकिन जैसी उनकी राजनीतिक स्टाइल है, जिस तरह से उनको लगता है कि वो सीधा टकराएं और सीधा जाकर सामने वाले को एकदम खामोश कर दें, डरा दें, उस तरह का वो बहुत ज़्यादा यहाँ कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा। और ये एक बड़ा कारण है जो अभी भी 5वें फेज़ में भी शायद बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में नॉर्थ बंगाल की मैं सीटों पर भी अभी बातचीत करूंगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि शायद कुछ डाटा पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। हालांकि मैं डाटा का भी इसलिए भी बातचीत नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको एनालाइज करने के लिए हम जब बनाते हैं तो कुछ टाइम होना चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ने के लिए सीधा आज भी 2-3 रैलियों को मैंने खुद से इसलिए मैं देखने के लिए पहुँचता हूँ ताकि वो ग्राउंड का सीधा
जो वहाँ के लोगों की चीज़ है, किस तरह से उस रैली के लोग रिएक्ट कर रहे थे, कैसी वो भीड़ आ रही थी, उनको लाया गया या वो आए, या उनका उत्साह कैसा था, उसमें किस तरह के लोग शामिल थे, इस पर सब पर चर्चा करने के ज़रूरी है कि मैं वहाँ हूँ। और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको 2 रैलियाँ भी कवर करनी है तो उनके लिए कितनी दूरियाँ तय करनी होती है। सुबह किस समय आप उठकर 5 बजे, 4 बजे कई बार उठकर आप निकलते हैं तैयार होकर, और फिर रात के 10-11 बजे तक आते हैं। खैर, मैं ये कोई एक्सक्यूज़ के तौर पर नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि आपको मैं बता सकूं, क्यों आपसे ज़्यादातर डाटा पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जिन पर अभी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता, मैं उन इश्यूज़ पर बात करने की कोशिश करता हूं। तो अब हम बात करते हैं राहुल गांधी पर। शायद दीदी पर ज़्यादा बात हो गई, काफ़ी लंबी बात हो गई है। हालांकि मैंने बताया कि उनका कोई उसका प्रभाव उनका नहीं पड़ा। अब राजवंशी का भी देख लेंगे, जिस तरह से वो नए रूप में आ रही हैं। आज जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे तो उनके पहले कई प्रोग्राम थे, लेकिन बाद में उनके 2 प्रोग्रामों में, गोलपाखर में और यहाँ उनको कहा गया कि वो सिलीगुड़ी में होंगे। सिलीगुड़ी में सरोजनी ग्राउंड है जो शिव मंदिर के पास है, माटा घरी ये जगह है, जहाँ मैंने वो ग्राउंड पर जब मैं पहुँचा तो उस समय तक समय हो चुका था, यानी उनकी जो रैली का समय था वो 3 बजे था। लेकिन जब आप वहाँ जाकर आपने देखा तो शायद कैमरामैन ज़्यादा थे, भीड़ कम थी, अनुपात के तौर पर हम बात कर रहे हैं। और मुझे लगा कि उनको आना होगा, लेकिन वो लगभग 3:45-4 बजे करीब पहुँचे। 3 बजे का उनका समय था। उस समय तक मंच पर अलग अलग नेता बोल रहे थे और वहाँ बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था फिडेल कास्ट्रो का भी, फिडेल कास्ट्रो नहीं, चे गुवेरा को लेकर बहुत सारे लोग झंडा लहरा रहे थे। और उन्होंने ये नक्सलबाड़ी का हिस्सा, आप ये जान लीजिए, बहुत सारे लोग शायद नक्सलबाड़ी का इसको हिस्सा नहीं समझ रहे होंगे, जो 67 में जिस तरह से ये जो आज आप वामपंथियों का, ख़ास तौर से जो नक्सल ग्रुप्स जो इस समय हमलावर पूरे देश में, देश के हज़ारों मतलब दंश पहुंचा चुके हैं। अगर मैं कहूं कि जवानों के कत्ल किस तरह करते हैं, किस तरह गांव वालों को हमला करते हैं, और ये खूब देखा जाता है। वो हालांकि अपने तमाम इस तरह की बातें करने वालों को वो क्या कहेंगे मैं जानता हूं, लेकिन उन लोगों की अगर आपको हिंसा देखनी हो तो आप उन तमाम घरों में जाके देख सकते हैं जो आज उन जवानों के घर में दिए बुझे हुए हैं, जो देश के लिए काम कर रहे थे। वही आंदोलन की शुरुआत यहीं हुई थी, उस हिंसक आंदोलन की शुरुआत यहीं नक्सलबाड़ी में हुई थी। सिलीगुड़ी के वो नक्सलबाड़ी एक विधानसभा का भी एक क्षेत्र है, तो हम लोग उसी जगह पर नक्सलबाड़ी में आज वहाँ कांग्रेस है। एक और हैरानी की बात, आप कई सारी चीज़ें राजनीति में जब आप जगह पर जाते हैं तो आपको अलग मिलती हैं, जो आपकी सोच से अलग होती हैं, क्योंकि ये वो वेस्टर्न होना चाहिए था, ये वो ताकत होनी चाहिए थी। आज भी अगर एक भी सीट वाम मोर्चे के पास होनी चाहिए थी तो उसके पास वो सीट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस के शंकर जो है वो कई बार से वहाँ विधायक है और ताकतवर विधायक माना जाता है, और वो अभी भी आज उसके यहाँ रैली थी। यानी एक ताकतवर विधायक के यहाँ, एक ताकतवर सीट पर कांग्रेस के ताकतवर नेता राहुल गांधी की रैली थी। राहुल गांधी पहले 4 फेज में नहीं आए। ये बड़ी हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन बहुत इजी समझ है उसके लिए बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगाना होता, क्योंकि वो केरल में वाम मोर्चे के सामने दम ठोक के लड़ रहे थे और एकमात्र उम्मीद उनकी वहीं थी। क्योंकि अगर वो आती है सरकार, चूंकि वहाँ पलटती है, उनकी उम्मीद अपने कामों पर नहीं, उनकी उम्मीद इस पर थी कि वहाँ के लोग ट्रेडिशनली एक सरकार को दूसरी बार बदल देते हैं। इस आशा पे कांग्रेस की सारी ताकत टिकी हुई थी। वायनाड से वो जीते थे, जब अमेठी से हारे थे तो उनको लगा कि वो भी एक उनको वहाँ का नेता, उनको ज़मीन का नेता बना रही थी। ये भी देखने की बात है कि वहाँ वायनाड में किस तरह की कॉन्स्टेंसी उन्होंने चुनी थी, किस तरह से ध्रुवीकरण की बात वो दूसरों पर करते हैं, लेकिन अपने लिए जो सीट चुनते हैं उसमें किस तरह का जातीय समीकरण। चूँकि अगर उनको अमेठी से वो लड़ रहे थे तो वो एक इसलिए सीट अलग थी क्योंकि वहाँ किसी भी कास्ट को एक बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं था, या किसी एक इस तरह से कि वो जो बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का एक गोलबंदी होती है उस तरह का मुस्लिम समुदाय का वो वहाँ नहीं दिख रहा था। लेकिन वायनाड में वो साफ दिखता है। तो आप एक ऐसी सीट से जीते, आप एक ऐसे राज्य में हो जहाँ की आपको इस किस्मत के सहारे जीत की उम्मीद है, आपको अपने कामों से या आपने कोई इस तरह के सवाल उठाए वो आपकी जीत का आधार नहीं बन रहे थे। तो अगर वहाँ उन्होंने वाम मोर्चे के खिलाफ सामने टकरा रहे थे, यानी आप वहाँ उनकी तमाम कमियां गिन रहे थे। आप ये भी बता रहे थे कि किस तरह से वाम मोर्चे ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन किया है, किस तरह वाम मोर्चे के शासन में आम आदमी की कोई कीमत नहीं रह जाती, तमाम आरोप वहाँ लगा रहे थे। लेकिन जब आप वो कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको कपड़े भी बदलने होते हैं और अपने विचार भी बदलने होते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने विचार कपड़ों की तरह बदल कर यहाँ पहुँचे होंगे, और इसीलिए आपको 4 फेज़ में यहाँ आने का, क्योंकि उस असहज प्रश्न से जो आप
आपको जनता की आंखों में खुद दिख जाता कि आखिर आप ये किस तरह का राजनीतिक वो है, विचारधारा है, जो वहाँ से कई सौ किलोमीटर जाते ही अपना चोला बदल लेती है। जो वहाँ आपके सबसे बड़े दुश्मन है, अभिव्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ अभिव्यक्ति बचाने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि बंगाल में अभिव्यक्ति बचानी है तो इनके साथ मिलकर सरकार हमको जीतनी होगी और सरकार बनानी होगी। इसी उधेड़ बुन में लगे हुए राहुल गांधी आज पहली बार यहाँ पहुँचे बंगाल की धरती पर। जो पहला लाइन था, हमको लगा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते, तो वो यहाँ की जनता को भी याद थी। अगर मैं वहाँ पहुँचा उस मैदान में, तो वो मैदान जो कि कॉलेज का मैदान, मतलब उस तरह का मैदान है, सरोजनी ग्राउंड, जो मैंने दिखाया है, अगर आप मेरे उस पर व्हाट्सएप पर देखने की कोशिश करें। और मैं एक बात और आप लोगों से जानना चाह रहा था कि अगर बेहतर हो आप उसको जवाब में लिखें कि क्या मुझे 5-5 मिनट के मैं वीडियो डालूं, तो आप उनको देखना पसंद करेंगे जो मैं फील्ड से देख सकूं, क्योंकि मुझे अभी लाइव करने का मालूम नहीं है किस तरह से वो लाइव होगा इसमें से। तो मैं आपको अगर वो दिखाता तो वो आपको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी दिखेगी, तो मैं उस तरह की वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपने देखा कि उस पूरी रैली में, उस मैदान में आप आधा मैदान नहीं भर पाए। पहले मंच के लिए पीछे से छोड़ा हुआ, फिर उसके आगे सामने, और फिर आप उस मैदान में वहाँ वो भी अपने प्रणब मुखर्जी के दादा के बेटे भी थे, अभिजीत भी वहाँ थे, और तमाम नेता भी वहाँ थे, विधायक भी वहाँ थे, और इसके बावजूद वो मैदान को आधा भी नहीं भर पाए। 1/3 मैदान था जिसमें कांग्रेस की ताकत लगी हुई थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत लगी हुई थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टियाँ जितनी भी थी उनकी पूरी ताकत लगी हुई थी, और ISF के कुछ लोग वो ऐसे वहाँ दिख रहे थे कम, लेकिन उनकी भी ताकत वहाँ उसमें शामिल थी। उनके भी कुछ लोग आए थे, उनका झंडा दिख रहा था, और जैसा मैंने कहा कि चे गुवेरा के झंडों के साथ एक पूरे लोग लगे हुए थे। वो वहाँ पहुँचकर वो उतने ही लोग थे जितने वहाँ उनके पास झंडे थे, बस उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो लिहाजा जब वो राहुल गांधी आए तो उन्होंने यहाँ आने के बाद पहले भाषण 3-4 लोगों के हुए। अमूमन होता यह है कि जब जैसे ही आपके नेता आते हैं बड़े और आप उनका भाषण शुरू करते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। वहाँ पहले उनके भाषण हुए, फिर राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ। और जब उनका पूरा भाषण हमने सुना, मतलब पूरा, मैं उससे पहले भी उनका फॉलो कर रहा था, तो लगा कि जैसे राहुल गांधी यहाँ ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने आए हों या ममता बनर्जी के लिए फील्डिंग कर रहे हों, क्योंकि वो ये भूल गए, शायद उनको ये एहसास नहीं हो पा रहा था कि यहाँ राज्य में जो विधानसभा का चुनाव है, और इस विधानसभा के चुनाव में सत्ता TMC के पास है। उनकी लड़ाई, मुख्य लड़ाई TMC से है, यानी सत्ता में उनको नरेंद्र मोदी से सत्ता नहीं छीननी है। उनको सत्ता अगर हासिल करनी है तो उनको वो हासिल TMC से करनी है। लगभग 35-40 मिनट के भाषण में सिर्फ कुछ लाइनें अगर TMC के खिलाफ कही गई हों, उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उनमें उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह या तमाम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलने के अलावा उनके पास उस पूरी रैली में कुछ नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर नहीं कर पाए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बार में उन्होंने फिर बाद में कुछ लाइनें बोली, कोरोना से लेके तमाम चीज़ें वो बोली। कोरोना का सवाल बहुत वाजिब सवाल उन्होंने उठाया कि आखिर क्यों नहीं कहा जा रहा, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा मंच से, जो कि दूसरे नेता नहीं कह रहे, कि कम से कम आप इस रैली में आए हैं तो मास्क पहन लीजिए। चूँकि सिक्योरिटी अगर चेक करती है प्रधानमंत्री या ममता बनर्जी की रैली में, एक एक आदमी को जब चेक करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप मास्क पहन लीजिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा, लेकिन दूसरों की आलोचना जरूर की है। ये बेहतर होता कि वहाँ वो जो लोग वहाँ खड़े थे, जितने भी लोग उनके लिए खड़े थे, उनको कम से कम ये कह देते कि आप मास्क, और यहाँ नहीं तो कम से कम बाकी हिस्सों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आरोप लगाए। और उनका काफ़ी बड़ा आरोप था कि किस तरह से वो जहाँ भी जाते हैं ये लोग, वो नफ़रत फैलाते हैं। दोनों पर आरोप लगाया। मैं देख रहा था कि लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते रहे, इस बात से बेखबर कि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है, और उधर से नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ की पार्टी जिससे लड़ाई है वो TMC है, सत्ता में TMC है, न कि BJP। इसीलिए मुझे उस पूरे भाषण में मुझे लगा नहीं कि वो लोग जुड़ रहे हों, या वो तमाम सामने बैठे हुए लोगों को इस तरह का उत्साह मिल रहा हो, क्योंकि वो चुनाव में अगर उनको बचाव करना है, अगर किसी की हिंसा से बचना है, तो वो TMC है। अगर किसी के काडर की जो दी गई दबिश है, या काडर की तरफ से जो उग्रता होती है उससे बचाव करना है, तो वो TMC से बचाव करना है। लेकिन उनका पूरा भाषण नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रहा, BJP पर केंद्रित रहा। उन्होंने RSS से लेकर हर किसी को, जो उनका एक अक्सर एक अच्छा वो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी प्रधानमंत्री पद के जो सामने जो चुनाव होंगे, अब 24 में होंगे, लेकिन मुझे लगता है 2019 से निकलने के लिए उनको जिस लंबी यात्रा की ज़रूरत थी, उन्होंने पूरी नहीं कर पाए हैं। क्योंकि यहाँ इस चुनाव में
अभी वो 94 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये वो हिस्सा है, उनको इस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो होमवर्क अच्छे से करना चाहिए था, क्योंकि यहीं वो उस हिस्से मुर्शिदाबाद है, मालदा है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसने कांग्रेस को पिछले बार भी, यानी जब 2016 में वाम उनके सामने कुछ नहीं था, बीजेपी तो वहाँ मैं कहूं कि जन्म भी नहीं लिया था, उस समय भी कांग्रेस के पास जो ताकत हासिल हुई थी वो इसी इलाके से हुई थी जहां से वो, जिसके आसपास आज वो चुनाव प्रचार करने आए थे। तो लिहाजा उनकी बातें साफ तौर पर, अगर वो अपनी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में, यानी अपने गठबंधन का जिसको संयुक्त मोर्चा कह रहा था, वो उसकी ताकत है। और चूंकि मैंने कहा केरल में उसके खिलाफ खड़े थे, यहाँ उसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ वो उसके लिए वोट मांग रहे हैं, यहाँ वो उसको अभिव्यक्ति का रक्षक बता रहे हैं। तो ऐसे में उनको जो बातचीत करनी थी वो टीएमसी पर ज़्यादा करते तो मुझे लगता है बेहतर होता, और इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों की ताकत भी बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा भाषण उस पर केंद्रित किया, एक ऐसे मैदान में जिसको वो पूरा भर नहीं पाए, उनके साथ जो लोग थे वो नहीं भर पाए। और ममता बनर्जी उनको, मुझे लगता नहीं कि बहिरागत कहेंगी, क्योंकि आज जिस तरह की बातचीत मुझे लगी, कि मुझे लगा कि कांग्रेस का एक बयान, उससे पहले भी आपने देखा होगा, खासतौर से अधीर रंजन चौधरी का, जिसको उन्होंने बाद में कहा कि गलत तरीके से समझा गया, उस बयान का इशारा भी यही था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी को सहयोग दिया जा सकता है। बाद में उन्होंने खंडन किया, लेकिन ये उस लाइन पर चलती हुई बात है कि अगर बीजेपी को आपको रोकना है तो आप उसको यहाँ टीएमसी को सहयोग देंगे, क्योंकि आपका मोर्चा कहीं दिख नहीं रहा। जिस तरह मैदान में भीड़ नहीं दिख रही है, उसी तरह से आपका मोर्चा इन विधानसभा की सीटों पर कहीं दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक शायद उस तरफ बढ़ता हुआ है। आज राहुल गांधी, मुझे लगता है कि बेहतर होता कि आज टीएमसी के लिए वोट मांगते, तो इस भाषण का आधार बनता। उन्होंने वोट अपनी पार्टी के लिए मांगे और भाषण उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिया, यानी एक बड़ी सी उलझन में वो अपने समर्थकों को छोड़ गए होंगे कि अगर हम जिताएं तो हमारे लिए क्या मतलब होगा। खैर, हम लोग कल के लिए जो चुनाव के लिए छोटे से, हम लोग, चूँकि लंबा वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ हम लोग बात कर सकें इस पूरे चुनाव में। जो जलपाईगुड़ी की सीटें हैं, उनमें से कुछ सीटों पर मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि आखिर कितने % वोट बीजेपी को मिले थे, तो अगर हम धूपगिरी की बात करते हैं तो 49%, 49.15, और 40% पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी, और बीजेपी 49 पर थी। इसी में जो दूसरी माटागुरी जो सीट है, उस पर भी बीजेपी को 50% वोट मिला था, एआईसीटी को, मतलब तृणमूल कांग्रेस को 43%, यानी यहाँ भी आगे थी। उसके बाद आप जलपाईगुड़ी जो सदर है उस सीट पर, उस पर 52% वोटों के साथ बीजेपी आगे थी, और 34% के साथ टीएमसी थी। जो ह्यूज गैप है, यहाँ से एक सीट जो राजगंज की सीट थी वो सिर्फ टीएमसी को मिलती हुई दिख रही है। मैं 2019 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, जिनको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनको 46% वोट मिले थे और 44% बीजेपी को हासिल हुए थे। लेकिन यहीं अगर हम देखें कि कांग्रेस को जो है 6% वोट मिले थे, और बीजेपी और इसको आईएनसी को 6% मिले थे, और सीपीएम, मतलब तो पूरा ग्रुप जोड़कर उनको 6% वोट मिला था। लिहाजा बहुत करीबी मामला है। अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो बीजेपी यहाँ भी उस सीट के करीब हो सकती है। लड़ाई दिलचस्प होगी। इसी तरह से डाबग्राम फुलबारी की सीट की भी बात करें तो उसमें बीजेपी को 63% वोट मिले थे, यानी उस सीट पर भी आपको बहुत ज़्यादा कोई अगर चेंज मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है तो वो फिर बीजेपी के हक में जाती है। इससे अगली सीट माल सीट पर थी, उस पर 67% वोट थे बीजेपी को मिले थे, उसमें 50% वोट, और टीएमसी के पास थे 38% वोट। कांग्रेस फिर वही 6.93, यानी आईएनसी और सीपीआई की बात करें तो वो उतने पर थी। दार्जिलिंग सीटों पर कालिम्पोंग में, जिसमें कि अब इस बार डिस्ट्रिक्ट बन गया, वो अकेली विधानसभा, उसमें 67% वोट बीजेपी के पास थे। उसके बाद आप दार्जिलिंग सीट की बात करें 73%, उसके बाद कुर्सियांग की बात करें तो 72%, उसके बाद आप माटीगोरा नक्सलबाड़ी जिसकी आज बात में की, जहाँ वहाँ 64%, यानी जो आपको वहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती। अगर हम 2019 के सिलीगुड़ी सीट पर 62, उसके अलावा फांसी दावा पर आपके 54% सीट है। अलीपुरद्वार की कुछ सीटों की बात करते हैं, जो एक सीट है
जो नगरा काटा है, जिस पर हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जिक्र भी किया कि किस तरह वहाँ भीड़ थी और किस तरह से वो पहली बार मुझे उनकी सभा में इतनी बड़ी भीड़ दिखी थी। उसमें 58% वोटों के साथ बीजेपी को 2019 में बढ़त हासिल की थी। इसके बाद रंगघाटा है जिसमें शांतिपुर सीट है, जिसमें से बीजेपी को 54 मिली। फिर उसके बाद अगली है रंगघाटा उत्तर पश्चिम, उस पर बीजेपी को 55%। फिर उसके बाद कृष्णागंज है, उसमें 55%। फिर रंगघाटा उत्तर पूर्व है 57%। फिर 55%। और इस तरह से ये बहुत सारी सीटें मैं अब आपको वो बता सकता हूँ कि जिस पर बीजेपी और उनके बीच में एक कल्याणी है, जिस पर कि दोनों के बीच में कटा मुकाबला था और बीजेपी को 45.82 मिले और एआईटीसी को 42%। इसी तरह से एक और सीट थी जो हरिघटा पर थी, उस पर भी 47 और 42 का, यानी यहाँ अंतर काफ़ी था। इसके बाद हम बीजेपी की बात करते हैं, टीएमसी जिन पर बहुत ताकतवर थी उनकी बात करते हैं, तो ये पानीहाटा है जिस पर कि बीजेपी को 44%, टीएमसी को 44 मिले और बीजेपी को 38 मिले। उसके बाद दमदम की दूसरी सीट है कमरचाटी, इस पर 46, कमरहटी पर, इस पर कमरहटी की बात मेरे किसी दर्शक ने पूछी भी थी, उसमें 46% उनको मिला था टीएमसी को और 33% इनके पास था। उस दौरान 18% का दूसरा भी उनके पास है वाम मोर्चा। अब ये शिफ्ट किस तरफ करेगा, क्योंकि ये तय बात है वहाँ से शिफ्टिंग होगी, ये मैं बात पूरे फील्ड को देखने के बाद कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखें बारानगर, उस सीट में भी 45% टीएमसी को, फिर 42%। ये भी बहुत दमदम की जो मेन सीट है उस पर भी बहुत कड़ा मुकाबला था, 40-10 और 42-10 का ये आंकड़ा था। और फिर उसके बाद बीजेपी ने खुद एक सीट बहुत ही राजरहाट गोपालपुर की सीट थी, गोपालपुर की वो सीट बिल्कुल बहुत ही करीब से आगे बढ़ी हुई दिख रही थी। इसके बाद बारासात जहां हम लोग उसकी बात करते हैं, उसमें भी बारासात के कई हिस्सों पर बीजेपी और उसके बीच में काफ़ी अंतर था। जो टीएमसी लगभग तीनों सीटों पर, वहाँ की जो विधानसभा जिन पर चुनाव, राजारहाट, बिरथानगर और मधरग्राम, ये मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 49.55, 37 और सिर्फ इस पर विधाननगर वाली सीट पर बीजेपी काफ़ी बहुमत के साथ आगे थी। उसको देखते हैं तो उसको 49, लगभग 50% वोट मिला था। यहाँ भी अगर 11% टीएमसी में जोड़ते हैं तो वो फिर भी बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती है। आज मैं एक कविता के साथ, क्योंकि बहुत हो गया है, शायद आज हमारी बातचीत कुछ और लंबी हो गई, लेकिन मैं यही कर रहा था कि कोशिश कर रहा था कि आपको छोटी सी वो चीज़ें बता सकूं जो मुझे लगता है कि फील्ड में एकदम अलग दिखती हैं। आज मैं आपको कोलकाता के खूबसूरत चेहरे के बारे में उन कवि नील की कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो होता कलकत्ता का कोई स्थायी चेहरा तो वह होता उत्तम कुमार जैसा। हू बहू उत्तम कुमार के जैसा करिश्माई शहर कलकत्ता, 7 सागर 13 नदी पार से आती सुंदर राजकन्याएं जिसके सपनों में प्रेम में डूबे शहर की स्मृतियों में आज भी ताज़ा है बालीगंज सर्कुलर रोड का तिलिस्म, जहां रहती आई मिसेस सेन नज़रबंद एक अपार्टमेंट में। कलकत्ता में प्रेम में डूबी हर लड़की दिखती है सुचित्रा। कलकत्ता में जब जब थमती है बुजुर्गों की दमे की खांसी, वे गाते हैं उत्तम सुचित्रा के युगल गीत, एई पथ जोदी न शेष होए। उत्तम सुचित्रा के लिए आज भी मुझे लगता है बंगाल स्मृतियों में जीता है और स्मृतियों को कभी अपने पास से जाने नहीं देता। हम लोग यहाँ बात तो करने आए हैं चुनाव पर, लेकिन हमको कई बार बात करनी होती है कोलकाता के उस खूबसूरत अतीत पर। कलकत्ता के खूबसूरत चेहरे का काला तिल है पातीराम बुक स्टॉल, यहीं मिला था मुझे बांग्ला का अद्भुत कवि कार्तिक देवनाथ। ये बहुत सारी कविताएं हैं, मुझे लगता है कि आपके साथ अगर मैं रोज़ भी एक शेयर करूं तो भी अच्छा वो लगेगा। उसके बारे में हम लोग फिर बातचीत करेंगे नीलकमल की कविताओं के साथ। कभी नीलकमल को भी हम लोग साथ बैठाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे जब मैं ये सीख जाऊंगा कि कैसे दो लोग बैठते हैं। आज की बातचीत बस इतनी ही, फिर आपसे कल बात होगी। शुक्रिया।